हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एक तरीके से मैं कह लूँ तो मैराथन। जस्ट 20 to 25 पेजेस का ये टोटल मैराथन होगा, लेकिन जो मैराथन है वो आपका 15 पेजेस में कवर हो जाएगा। बाकी जो रेस्ट ऑफ द 10 पेजेस जो हैं मैंने वो पार्ट 2 में कवर कर दिए, यानी कुछ जो क्वेश्चंस मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते थे वो मैंने इसी में एक्सप्लेन कर दिए। तो मैराथन अगर पढ़ोगे तो भी आपका क्लियर है सिलेबस। अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जिनको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आज आपको मैराथन अच्छे से करवाने वाला हूँ। तो बिना वेस्ट किए टाइम मैं आपको आज स्टार्ट करता हूँ कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कैसे आप एग्ज़ाम से पहले अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। तो ये देखिए, आपके सामने सबसे पहले जो मेरे बनाए नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। दोस्तों, कोई चिंता की बात नहीं है। ये जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हमारे पास है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जो चैप्टर है यानी जो सब्जेक्ट है उसमें सबसे पहला टॉपिक क्या आता है? बिजनेस एथिक्स। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो बिजनेस एथिक के बारे में लिखा है मैंने। मैं पहले ही बता दूँ कि ये जो वीडियो है ये बेसिकली आपको जस्ट रिवाइज करवाने के लिए करी गई है। इसमें डिटेल में कंसेप्ट नहीं होने वाला। डिटेल में जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो आपको ऑलरेडी वीडियोस बना के दे दी गई हैं और नोट्स भी आपको प्रोवाइडेड कर दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे बिजनेस एथिक्स क्या है। बिजनेस एथिक रेफर्स टू द कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड बाय बिजनेसमैन। आपने इतना भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ा तो उसमें बिजनेस एथिक्स का मीनिंग तो आपने बेसिकली पढ़ा ही होगा। तो आपको सबको पता है कि बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं। वो ऐसे रूल कह लो या रेगुलेशंस कह लो या फिर कोड ऑफ कंडक्ट्स कह लो जो कि एम्प्लॉयज़ को बिज़नेस के अंदर मानने ही पड़ते हैं, या फिर आज की लाइफ में हमें एथिक्स के बेस पे चलना ही पड़ता है। नॉर्मल आपको मीनिंग इसका अच्छे से पता है। अब बात आती है कि अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस और इसका स्कोप, तो मैंने वही कवर करने की कोशिश करी है अच्छे तरीके से। तो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ मेन पॉइंट्स लिख के आपको कवर करने की कोशिश की है कि अगर आपको पॉइंट्स के बारे में पता है तो आप अच्छे से लिख सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि एक बीकॉम लेवल पे स्टूडेंट अच्छे से लिख सकता है, आपको पता है। आगे आता है डेवलप, मतलब पहली इंपॉर्टेंस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस रिलेशंस को डेवलप करना। इसके अलावा सेफ गार्ड द कंज्यूमर राइट्स। देखो, एथिक्स जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे आपके कंज्यूमर राइट्स सेफ ही रहने वाले हैं, क्योंकि आप कहीं पे भी कुछ ऐसा गलत काम नहीं करोगे जो आपके एथिक्स के बाहर होगा। ठीक है। उसके बाद आता है हेल्थी कंपटीशन। अगर एक ऐसा इन्वायरमेंट होगा जहाँ पे एथिक्स ही एथिक्स हैं, वहाँ पे आपकी जो कंपटीशन है उसमें ऐसी स्पिरिट नहीं बनेगी जो एक दुश्मन के बेस पे होती है। राइट। चलिए, फिर आता है स्टॉप बिजनेस माल प्रैक्टिसेस। माल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग हो गया, कोई प्राइजेस को ज़्यादा ही इंक्रीज़ कर रहा है, कोई जानबूझ के अपने प्राइजेस मतलब को ऐसे लेकर जा रहा है, मतलब किसी ना किसी वे में कंज्यूमर को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा हो। ऐसी चीज़ों को रोका जा सकता है अगर आप एथिक्स को अपना रहे हो। और एथिक्स की वजह से क्या हो सकता है, बिजनेस एक अच्छे समय के लिए यानी लंबे समय के लिए क्या कर सकता है, अपने आप को सर्वाइव करवा सकता है। इसके बाद आते हैं प्रिंसिपल्स के ऊपर। तो मैं पहले ही एक बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स इज सिमिलर टू द एथिकल ऑर्गेनाइजेशनल करेक्टरिस्टिक्स। जितनी भी एथिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मेन जो फीचर्स होने चाहिए वो ऑटोमेटिकली इसके प्रिंसिपल्स ही हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन किसी भी वे में आ जाए आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है। आपके पास क्या क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं? प्रिंसिपल मतलब मैं अगर बिजनेस एथिक्स को अच्छा बनाना चाहता हूँ तो क्या क्या होना चाहिए बिजनेस एथिक्स में। नंबर 1, फेयरनेस। यू नो वेरी वेल, अच्छे तरीके से फेयरनेस होगी तो ही काम में आने वाली चीज़ें हो सकती हैं। लीडरशिप, लीड करोगे तभी एथिक्स अच्छे से डील किए जाएंगे। रिस्पेक्टफुल, अगर सभी रिस्पेक्टफुल होके ही चीज़ों को मान रहे हैं और कर रहे हैं तभी एथिक्स कामयाब होने वाले हैं। या एथिक्स ऐसे होने चाहिए जिससे दूसरों को ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि किसी की रिस्पेक्ट करते हुए उनको प्रॉब्लम आ रही है या कोई किसी से रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदारी, आपको भी सबको पता है कि आजकल ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लॉयल्टी और लॉ अबाइडिंग, यू नो वेरी वेल ये सारी चीज़ें क्या है। ठीक है। चलिए, अब आते हैं इसके स्कोप के ऊपर। स्कोप भी कवर अप करना है तो डिटेल में आपको अच्छे से एक बार कर लेना, क्योंकि नीचे मैंने इसकी डिटेल दे दी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना है।
स्कोप क्या है, इट हेल्प्स इन HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एथिक्स ज़रूरी हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन में सेफ इन्वायरमेंट करने के लिए, मार्केटिंग में कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन के लिए, फाइनेंस में फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करने के लिए, और एथिक्स इन कंप्लायंस क्या है, फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाते रहना, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर ही सब कुछ किया जाए, ये भी एथिक्स का काम होता है। तो ये सारे एरिया कौन कवर करता है, एथिक्स कवर करता है। कौन सा एथिक्स, बिजनेस एथिक्स। ठीक है जी। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स का मतलब क्या है, ये देखिए, रेफर टू द सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट गाइड द ऑर्गेनाइजेशन व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी गाइडलाइंस प्रोवाइड करना कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो होता है कोड ऑफ एथिक्स। और इसमें 6 मेन वैल्यूज़ होती हैं कोड ऑफ एथिक्स की, जो आज आपको पढ़नी है मेनली। ट्रुथ, मतलब ट्रस्ट वर्दिनेस, ट्रस्ट होना चाहिए पहले नंबर पे, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयरिंग एंड सिटीजनशिप। याद रखनी है ये 6 नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द कोर वैल्यूज़ ऑफ द बिजनेस एथिक्स, एक्सप्लेन एनी 3 और 4 आपको आ सकता है अच्छे से। ठीक है क्वेश्चन। चलिए, ये आपका पहला टॉपिक यानी अच्छे तरीके से आपके सामने कवर कर दिया मैंने। अब बात आती है कि जो कोर वैल्यूज़ है ना, वो कहाँ यूज़ हो सकती हैं। यानी अगर मैं ये कहूँ कि कोर वैल्यूज़ में कुछ एरियाज़ होते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट में कैसे बिजनेस एथिक्स चल रहा है, अकाउंटेबिलिटी कैसी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में कैसे डील कर रहा है, और डाइवर्स इन्वायरमेंट में कैसे चल रहा है बिजनेस। तो इन सभी के लिए बिजनेस एथिक्स कैसे अपना योगदान दे रहा है या कैसे डील कर रहा है, आपको आ सकता है क्वेश्चन अच्छे तरीके से। तो चारों में मैंने अच्छे तरीके से लिख दिया कि अगर आप इन्वायरमेंटल को डील कर रहे हो तो इन्वायरमेंटल लॉस के बारे में अच्छे से पहले जानकारी ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद ही कैसे डील करना है उसे जानिए। अकाउंटेबिलिटी अभी मैंने ऊपर बात करी है, रिस्पॉन्सिबल बनना साथ में और अकाउंटेबल बनना, ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेट करती हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप पार्ट्स डिवाइड कर सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अलग अलग है, शेयर होल्डर के खिलाफ अलग है, कंज्यूमर के खिलाफ अलग है, एम्प्लॉयज़ के खिलाफ अलग है। तो आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि उसमें क्या क्या आ सकता है, कि मतलब एम्प्लॉयज़ के खिलाफ मतलब आप क्या कह सकते हो एम्प्लॉयज़ के लिए, कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कैसे करना, मतलब मोटिवेटिंग टेक्निक्स के रिगार्डिंग। उसके अलावा कस्टमर में क्या है या सप्लायर्स के लिए क्या है, सेटिस्फेक्शन उनको प्रोवाइड करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट, डाइवर्स इन्वायरमेंट और डिस्क्रिमिनेटेड इन्वायरमेंट में कैसे काम आता है, तो ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा पर्सन ना हो जिसे डिस्क्रिमिनेट किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, क्रीड या फिर पर्सनल फीचर्स के बेसिस के ऊपर। राइट, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तभी बिजनेस एथिक्स काम आते हैं। अब आता है जो मैंने ऊपर बता दिया, मैं रिपीट नहीं करने वाला, कि एथिकल ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है प्रिंसिपल की तरह। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इज बिजनेस एथिक्स की थ्योरी। बिजनेस एथिक्स की थ्योरी में ज़्यादा ध्यान नहीं देने की ज़रूरत इतना। अगर आपको लगता है कि डिटेल में पढ़ना है तो ये भी क्वेश्चन मैंने डिटेल में नीचे दे दिया है, चिंता मत करो, सब कुछ मिल जाएगा मेरे नोट्स के अंदर। अब बात आती है, लेकिन देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ 2 तरह की थ्योरीज हैं, दैट इज़ टेलियोलॉजिकल और डियोंटोलॉजिकल। टेलियोलॉजिकल क्या है, इगोइज्म और यूटिलिटेरियलिज्म। ठीक है, इगोइज्म क्या कहते हैं कि एक्सेप्ट ऑल डिसीजन दैट इंक्रीज द बेनिफिट्स लाइक प्लेजर। जो भी आपकी प्लेजर्स की चीज़ों को बढ़ा रहा है ना, वो सारे डिसीजंस को एक्सेप्ट कर लेना, दैट इज़ कॉल्ड इगोइज्म। राइट, उसके बाद आता है यूटिलिटेरियलिज्म। ये क्या है, एक्शन इज़ गुड इफ़ सेटिस्फाई मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पीपल। यानी अगर मैंने कहा कि मैंने कोई चीज़ पूछी कि ये एक्शन अच्छा है कि नहीं है, और उसमें से 75% ने कहा हाँ ठीक है, तो हम उस एक्शन को मान लेंगे, तो वो क्या है, यूटिलिटेरियलिज्म। उसके बाद आता है डियोंटोलॉजिकल। डियोंटोलॉजिकल के अंदर क्या आती हैं, जैसे कि कैंट मोरालिटी थ्योरी, मतलब जिसमें आप मॉरल की बातों को ध्यान रखते हो, यानी मोरालिटी, यानी एक्शन मॉरल के बेसिस के ऊपर होता है, मोरालिटी के बेसिस के ऊपर। राइट, डिवाइन कमांड थ्योरी कहते हैं कि जो गॉड को मान्य है वही हमें मान्य है। यानी कुछ ऐसे एथिक्स बने हुए हैं कि जो अगर गॉड मानेगा तभी, मतलब गॉड ने अगर उसे डिक्रीड कर दिया यस कि ये ठीक है, तो ही हम उसे मानेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एथिक्स आपने देखे होंगे कि जो हम फेथ ऑफ गॉड के बेस पे चलते हैं। राइट, फिर आता है वर्च्यू एथिक्स थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, मैंने इसे नीचे एक्सप्लेन करा है तो ध्यान से देख लेना। एम्फेसिस ऑन द होल लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड नॉट अ पर्टिकुलर एपिसोड। ये पूरी लाइफ के ऊपर ध्यान देता है, ना कि एक पर्टिकुलर एपिसोड की हाँ जी यार लाइफ में क्या हुआ था इस पर्टिकुलर एपिसोड में, ऐसा कुछ ध्यान नहीं दिया जाता, पूरी लाइफ को ध्यान में दिया जाता है। तो
तो ये मेन थ्योरीज हैं जिनको मैंने बेसिकली आपको मीनिंग अच्छे से समझा दिया, एक डिटेल में आपको बता दिया कि क्या क्या होती हैं। ध्यान रखना है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि याद कैसे करना है। ईगोइज्म और यूटिलिटेरियलिज्म दोनों के अंदर सेटिस्फेक्शन की बात हुई है, दोनों के अंदर एक्सेप्टेंस की बात हुई है। और डियोंटोलॉजिकल में नाम आते हैं, कैंट हो गया, डिवाइन हो गया और वर्च्यू हो गया। और वर्च्यू इंपॉर्टेंट है, जो कि नीचे आपको मैंने अच्छे तरीके से बता दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखिए आगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, बिजनेस एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या रिलेशन है। तभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छे से याद आएगा कि हम बिजनेस एथिक्स का क्यों पढ़ते हैं पहले। तो उसमें कुछ फीचर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको हमने ध्यान में रखना है। तो यह पॉइंट जो ध्यान में रख लोगे ना, तो पता चल जाएगा कि वाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस एथिक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है जी, चलिए। तो इट मस्ट अडॉप्ट ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, मतलब क्या होना चाहिए बिजनेस एथिक्स में, हम ध्यान रखते हैं। मतलब एक तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस एथिक्स कॉम्प्लीमेंट्री क्यों हैं, क्योंकि इसमें कुछ एथिकल मेजर्स को ध्यान में रखना पड़ता है कि क्या होने चाहिए। ट्रांसपेरेंट पॉलिसी और मैनेजमेंट होनी चाहिए। मस्ट अडॉप्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, रूल्स, रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स। ये तो पॉइंट क्लियर है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं मुझे। कंपनीज मस्ट ट्राई ऑब्जेक्टिव एंड इम्पार्शियल इन इशू ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कंपनी को ध्यान रखना होगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इश्यूज़ कैसे डील करने हैं। कंपनी को ध्यान में रखना है साथ में कि एथिकल डिसीजंस कैसे लेने हैं ताकि स्टेक होल्डर सारे सेटिस्फाई और इक्वली ट्रीट किया जाए। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ ब्रेक थोड़ी सी, क्योंकि आपने इतने सारे पॉइंट्स पढ़े, तो इससे आपको क्या क्लियर हो रहा है यार, बेसिक वही चीज़ें हैं जो मैंने ऊपर बताई, वही चीज़ें हैं यार। बस सिंपल सी बात है, कॉम्प्लीमेंट्री क्यों हैं दोनों, क्योंकि बिजनेस एथिक्स ही ऐसा बेस है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को आगे बढ़ाता है। अगर हमें बिजनेस एथिक्स के सारे प्रिंसिपल्स, सारी पॉलिसीज़, सारी चीज़ों के बारे में पता चला, तभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है उसके बाद काम में आ सकता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पहले नहीं काम में आएगा। यानी अगर मैं कहूँ कि बिजनेस एथिक्स के पहले ही हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कर लेंगे, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बिजनेस एथिक्स हमें बता देता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं, और इसमें कौन कौन सी चीज़ों को हम मानते हैं, कौन से वर्च्यूज़ हैं हमारे, इन सभी चीज़ों का बेसिक जो बन जाता है, तब वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को क्रिएट करता है। अब क्लियर हुआ पॉइंट? मेरे ख्याल से अब अच्छे से पॉइंट समझ आ गया होगा कि वाई दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, राइट। अब इसके अलावा आप नीचे भी पॉइंट पढ़ोगे तो बिजनेस गोल्स फेयर होने चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें अगर पूरी हो जाएंगी, और बिजनेस एथिक्स में ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्रिएट हो जाता है, और इसके बेसिक्स के थ्रू ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस आगे बढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, राइट। अब बात आती है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। तो सिंपल सा मीनिंग है जो मैंने लिखा हुआ है, सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रैक्टिसेस, प्रोसेसेस बाय विच कंपनी आर टू बी गवर्नड। देखो अब अच्छे से क्लियर हो जाएगा और कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस एथिक्स में डिफरेंस क्या हुआ भाई। बिजनेस एथिक्स क्या है जो हमें मानने पड़ेंगे, और ये क्या है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ये भी है, लेकिन किस तरीके से बिजनेस चल रहा है, कंपनी चल रही है, गवर्न कैसे की जाएगी, ये उसके ऊपर डील करता है। वो हमारे द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, इसमें हमने बना के बताया है कि कैसे चलना है, समझे, बना के बताया है कैसे चलना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब बात आती है वाई टू बी ए सी जी। भाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों होना चाहिए, बहुत अच्छे से पॉइंट है, सिंपल से है, इंपॉर्टेंट है, कर लेना। बेटर गुडविल हो जाती है, जो बिजनेस एथिक्स के हैं वही कहीं ना कहीं इसके साथ रिलेट हो जाते हैं। कंप्लायंस विद लॉ, हम लॉ को समझना शुरू कर देते हैं। आप देखोगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से हमें कॉर्पोरेट लॉ के बारे में ज़्यादा पता चल जाएगा, याद रखना इस चीज़ के लिए। और लेसर कन्फ्लिक्ट और फ्रॉड कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक तरीके से हम बिज़नेस को चलाएंगे तो कोई भी फ्रॉड कम ही होगा। उसके अलावा ग्लोबलाइजेशन होनी अच्छे से हो जाएगी। अब यहाँ तक समझ आ गया। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस जब भी स्टार्ट हो जाती है तो कुछ 3-4 टॉपिक को देखना पड़ता है। क्रेडिट रेटिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, विसल ब्लोइंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए जी जल्दी से क्रेडिट रेटिंग को ध्यान में दे दीजिए कि क्या होता है। मीन्स एनालिसिस ऑफ क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होता है, एनालिसिस करना कि बिजनेस के अंदर क्रेडिट रिस्क कितना चल रहा है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के रिगार्डिंग,
ताकि कोई भी अगर पैसा लगा रहा है बिज़नेस के अंदर वो क्रेडिट रेटिंग को देखकर ही पैसा लगाए, तभी बिज़नेस को भी बेनिफिट होने वाला है, तभी कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी हो जाएगी, यानी एक तरीके से शेयर होल्डर या फिर जिन्होंने पैसा लगाना है इन्वेस्टर्स, उनको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। इसके अंदर कुछ फंक्शंस कह लीजिए, कुछ पॉइंट्स हैं आगे कि ये क्या क्या करने के काम आता है। बिजनेस को एनालिसिस करने में, मेंटेन एडुकेसी ऑफ कैश फ्लो अच्छे से मेंटेन करने में मदद करता है, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है और साथ में अर्निंग्स की प्रोटेक्टिंग होती रहती है। तो बहुत इजी पॉइंट है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अब अच्छे से समझना है तो प्रोसेस जरूर समझिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रेडिट रेटिंग क्या है। सबसे पहले रिक्वेस्ट की जाती है इश्यूअर से। मेरे ख्याल से पॉइंट ज़्यादा मुश्किल में नहीं है, इजी है, मैंने पॉइंट बना दिए है, आप मेरे ख्याल से समझ सकते हो, आपको भी पता है। रेटिंग कमेटी तैयार की जाती है, फिर मैनेजमेंट से कम्युनिकेट किया जाता है, रेटिंग को अच्छे से जाना जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है कि कौन कौन सी रेटिंग्स दी जा सकती हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग ऑफ असाइंड रेटिंग, जो रेटिंग दे दी गई है उसे अच्छे से मॉनिटर करना कि क्या वही रेटिंग अच्छे से सही दी गई है या फिर इससे रेटिंग कम करनी चाहिए या ज़्यादा करनी चाहिए। रेटिंग वॉच, रेटिंग के ऊपर वॉच करने के लिए हम रेटिंग वॉच मतलब एक तरीके से वॉचिंग करते हैं रेटिंग की, और रेटिंग वॉच एक तरीके से कह लीजिए एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो सेट किया जाता है। और रेटिंग कवरेज और रेटिंग स्कोर, ये भी एक वे है जिसकी डिटेल आपको नीचे मिल जाएगी कि रेटिंग के स्कोर भी दिए जाते हैं लास्ट में आकर कि कितनी कितनी रेटिंग कब कब कितनी कितनी काम आई है, ठीक है जी। अब आता है कि विसल ब्लो। भाई बहुत बार ये मैं कह दूं तो ये क्वेश्चन कहीं पे भी एग्ज़ाम में अगर देखना हो तो ये सबसे पहला क्वेश्चन ही होने वाला है। इस चैप्टर में से आपको क्वेश्चन मिलने ही वाला है, याद रखिएगा। कंफ्यूज बिल्कुल मत करना अपने आप को, विसल ब्लो कर लेना। और अब मैं बताने वाला हूँ कि विसल ब्लोइंग होता क्या है, तो वो आपके सामने डेफिनेशन सिंपल सी है, सबको क्लियर है ज़्यादातर, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। एक ऐसे इंटेंशन क्रिएट करना पब्लिक की कि इस बिज़नेस में कुछ ना कुछ गलत चल रहा है किसी भी द्वारा। अगर किसी भी द्वारा मतलब जो पर्सन ये काम करता है उसे हमने नाम दे दिया विसल ब्लोअर, ठीक है। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव के कॉन्सिक्वेंसेस नीचे आपको दे दिए गए हैं। मैंने वर्ड बोला है कॉन्सिक्वेंसेस, क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। इन्हें एक्सप्लेन करना कोई छोटी मोटी बात है आपके लिए तो बता दीजिए, बहुत अच्छा है यार, आप कर लोगे मुझे पता है। लेकिन अगर आपकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो नीचे मिल जाएगी। साथ में आपको इसके टाइप्स भी मिल जाएंगे, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं करे, कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर लीजिएगा, नीचे आपको मिल जाएंगे। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, एक छोटे वे में आपको अगर माइंड मैप के ज़रिए रिवाइज़ करना है तो ये लीजिए, कर लीजिएगा कि पॉजिटिव मतलब विसल ब्लोइंग पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव मतलब एंटी करप्शन टूल की तरह काम आ सकती है। इसके अलावा ये इफ़ेक्टिव इंटरनल कंट्रोल क्रिएट कर सकते हैं और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी की तरह काम कर सकता है विसल ब्लोअर। लेकिन नेगेटिव वे में क्या हो सकता है कि भाई अगर हमने विसल ब्लो किया तो हमारा अपना एडवांटेज हम निकाल लेते हैं बीच में कि हमने विसल ब्लो किया था, ठीक है। इसके अलावा लैक ऑफ सपोर्ट, जब भी हम विसल ब्लो करना चाहते हैं तो कई बार सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि सब डर जाते हैं कि भाई कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कोई बंदा जिसके लिए हमने विसल ब्लो किया, कोई बिजनेस जिसके लिए हमने विसल ब्लो किया, वो हमारे खिलाफ ना हो जाए, हमारे लिए कोई मुश्किल ना क्रिएट कर दे, राइट। आगे आ जाता है डिस्टर्ब टीम स्पिरिट। जब हम किसी के खिलाफ कोई चीज़ बोलते हैं, विसल ब्लो करते हैं, तो हो सकता है टीम स्पिरिट में भी आगे बढ़ना मुश्किल हो जाए कि अगर हम ये सोचें कि यार अब हम टीम बनाएंगे तो ये होगा ये होगा ये होगा, ऐसी चीज़ों की डिस्ट्रप्शन होनी शुरू हो जाती है। चलिएगा, अब यहाँ तक तो आपने बेसिकली जो पढ़ना था पढ़ लिया। पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा। पार्ट 2 में सबसे पहले मैं बता दूँ कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रेटजीज़ थी। मैं पहली बात ही बता दूं, मैंने लिखा ज़रूर है, ये जो वर्ड्स लिखे हैं मैंने इन्हें पढ़ना मत भूलिएगा, और इनके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है वो ऊपर हमने ऑलरेडी कर ली है तो इसलिए इसे ध्यान में आप इतना मुश्किल मत समझिएगा कि यार पता नहीं क्या क्वेश्चन है। तो बहुत इजी है। लीडरशिप मैंने ऊपर करवाया था, नहीं भी करवाया तो लीडरशिप क्या होता है पहले वो लिखिएगा, फिर उसके बाद लीडरशिप में बात सिंपल सी है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने क्या करा था। कॉमनवेल्थ में कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस क्या थी, सबसे पहले लीडरशिप क्रिएट करके रखिएगा। वो कहते हैं कि हमारे लिए लीडरशिप सबसे इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड की अपॉइंटमेंट करिएगा तभी कॉमनवेल्थ गेम्स में सारा काम अच्छे से होने वाला है।
स्ट्रेटेजी तैयार करके रखिएगा, तभी प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो पाएगी। कंप्लाइंसेस, अकाउंटेबिलिटी, कम्युनिकेशन, ये तो बहुत अच्छे से आपको मैंने ऊपर करवाया है। बैलेंस ऑफ पावर, पावर को ध्यान में रखिएगा ताकि ज़्यादा पावर किसी के हाथ में ना आ जाए। इसके अलावा इंटरनल प्रोसीजर्स, प्रोसीजर क्या क्या है इंटरनल प्रोसीजर्स, वो बात करिएगा, ठीक है। उसके अलावा बोर्ड की परफॉर्मेंस की असेसमेंट टाइम टू टाइम की जाए ताकि बोर्ड भी कुछ गलत काम ना कर रहा हो, इसका भी ध्यान रखना है हमने। इसके अलावा मैनेजमेंट की अपॉइंटमेंट एंड डेवलपमेंट, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी बेसिक अपॉइंटमेंट करनी है कि भाई जो भी मैनेजमेंट अपॉइंट किया जा रहा है वो ध्यान रखने वाला होना चाहिए, टाइम टू टाइम प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि वो अपने फंक्शंस बाकी जो बन रहे हैं जैसे कि कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, ये सारे फंक्शंस को वो अच्छे से करे। और सारी गाइडलाइंस को पूरा करने के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स को अच्छे से करवाते रहे। आजकल कॉमनवेल्थ गेम्स इसी वजह से ज़्यादा अच्छे से हो रही हैं क्योंकि ये सारे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस गाइडलाइंस हैं इन्हें फॉलो किया जा रहा है। तो सारी गाइडलाइंस को डिटेल में मैंने ऊपर भी करवाया है और थोड़ा बहुत बता भी दिया है, तो अब नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए कोई भी, ठीक है। बस नाम याद करिएगा, आगे हो जाएगा, चिंता मत करो। अब देखिएगा कैडबरी कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या क्या थी। पढ़ने वाला काम ही है ज़्यादा, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्या क्या है मैंने शॉर्ट वे में आपको बता दिया, हिंट दे दिया। हिंट में क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इंक्लूड किए गए होने चाहिए ताकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अकेले काम नहीं चलाते होने चाहिए, ये दिख ना रहा हो, मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट होना चाहिए बीच में। और फॉर्मल स्केड्यूल्स होने चाहिए बीच में, कोई भी इनफॉर्मल बात नहीं होनी चाहिए। आपको भी पता है कि फॉर्मेलिटी ही चलती है, मतलब फॉर्मल चीज़ें ही चलती हैं एक कंपनी के अंदर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अगर हमने बात करी है ऊपर, तो वो कौन कौन से यानी क्या क्या उनके लिए होना चाहिए, तो वो जितने भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं शुड ब्रिंग एन इंडिपेंडेंट जजमेंट। उनके लिए एक ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट जजमेंट कर सकें अपने आप। उसके अलावा सिलेक्टेड थ्रू फॉर्मल प्रोसेसेस, उन्हें भी अगर सिलेक्ट किया गया है तो फॉर्मल प्रोसेस के थ्रू ही किया गया होना चाहिए, कोई ऐसे ही पर्सनल जजमेंट के बेस पे नहीं होना चाहिए। शुड बी अपॉइंटेड फॉर स्पेसिफिक टर्म्स, कुछ समय के लिए होना चाहिए, ज़्यादा परमानेंट नहीं होना चाहिए, राइट। फिर आता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। डायरेक्टर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नॉट एक्सीड 3 ईयर्स, जो डायरेक्टर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए विदाउट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है। और शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस ऑफ रेमोनेशन कमेटी, और इन सबको अगर पेमेंट दी गई है तो वो अकॉर्डिंग टू किसके होनी चाहिए, रेमोनरेशन कमेटी। अगर आपने कंपनी लॉ पढ़ा है तो आपको ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि ये वही चीज़ें ज़्यादातर रिपीट हो रही हैं। क्लियर, चलिए आगे आता है। हैम्पल रिपोर्ट कमेटी थी एक, जो कोड एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ सीजी के अंदर आती है। तो वो क्या क्या है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होंगी, आपको मिलेंगी, सिमिलर चीज़ें आपको मिलेंगी। ज़रा पढ़िएगा, देखिएगा कि कंपनी शुड एक्सप्लेन देयर सीजी पॉलिसीज एंड ऑल्सो जस्टिफाइड एम। बिल्कुल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की पॉलिसी को बताइए और उन्हें एक्सप्लेन कीजिए। शेयर होल्डर को अच्छे से राइट देने हैं, वो कह रहे हैं, हैम्पल कह रहा है कि शेयर होल्डर को राइट देने हैं अच्छे से कि वो अपनी वोटिंग भी अच्छे से करें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना आए उनको। डायरेक्टर को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती जानी चाहिए टाइम टू टाइम ताकि डायरेक्टर्स अपने काम को अच्छे से करें। देयर शुड बी एटलीस्ट 1 सीनियर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए जिसे सभी ने रिपोर्ट ट्रांसफ़र करनी है। और आता है डायरेक्टर रेमोरेशन जो सिलेक्ट की गई होनी चाहिए वो रेमोरेशन कमेटी ही डिसाइड करेगी, ये भी ध्यान रखना है। तो ये जो मेन मैंने 5 पॉइंट बताए हैं ये मेन है, मेन पॉइंट समझते हो, यानी जो बहुत ज़रूरी पॉइंट लिखने वाले हैं, ध्यान में इसे रख लिएगा, ठीक है। चलिए अब मैंने एक यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करनी है स्मिथ रिपोर्ट और ओईसीडी। अब उसके बाद देखिएगा क्लोज 49 आएगा, फिर उसके बाद आपके पास कॉर्पोरेट फेल क्या होता है, सारे टॉपिक्स आपके पास आ जाएंगे, चिंता मत करिएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैंने जल्दी से ख़त्म कर देना है, ध्यान से समझिएगा कैसे, और कैसे आपने भी रिवाइज करना है वो भी तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है। स्मिथ रिपोर्ट और ओईसीडी के प्रिंसिपल जस्ट फॉर रीडिंग है और कुछ नहीं है, तो इसे मैं थोड़ा सा ब्रेक लगा रहा हूँ यार, ब्रेक वेट। तो अभी आप सबसे पहली चीज़ जो क्लोज 49 वाला क्वेश्चन है ना, इसे करना मत भूलिएगा। और मैंने
एक चीज़ और बतानी है यहाँ पे, पहले ध्यान से समझ लेना कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म्स जो हैं क्वेश्चन, इनिशिएटिव्स जो हैं क्वेश्चन आपका, उसमें ये क्वेश्चन लिखा जा सकता है क्लोज 49 को ऐड करने के बाद। यानी क्लोज 49 में आया तो ये तो लिखना ही लिखना है। अगर रिफॉर्म्स का क्वेश्चन आता है तो आपने सबसे पहली क्या चीज़ करनी है, ध्यान में रखना है, ये आंसर तो लिखना ही लिखना है क्लोज 49 उसके बीच में, प्लस नीचे मैंने डिटेल में एक रिकमेंडेशंस दी हुई हैं नॉन मॉनेटरी और मॉनेटरी, ठीक है, आपने उससे भी कर लेना है, राइट। चलिए, अब क्लोज 49 क्या कहता है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि डायरेक्टर की रेमोरेशन एंड शुड हैव नो अदर प्रिक्यूनरी रिलेशनशिप्स और ट्रांजैक्शन विद कंपनी और इट्स प्रमोटर। मतलब जो क्लोज है उन्होंने कुछ क्लोजेस तैयार कर दिए, जैसे कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए, जिनके पास डायरेक्टर्स की मतलब जिनको डायरेक्टर की रेमोरेशन पूरी अच्छे से मिले, उसके बाद उनका कोई रिलेशनशिप एक्सटर्नल के साथ नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई प्रमोटर के साथ होना चाहिए, और ना ही कहीं पे वो कह रहे हैं हैज़ नॉट बीन एन एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी इन इमीडिएटली। ऊपर क्या पड़ा, नॉन एग्जीक्यूटिव, तो उन्होंने नीचे लिख दिया कि नॉन एग्जीक्यूटिव का एग्जीक्यूटिव कभी नहीं होना चाहिए। यानी जो नॉन एग्जीक्यूटिव है वो पिछले 3 सालों में क्या नहीं होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव नहीं होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। इसी वे में कोड ऑफ एथिक्स आते हैं, यानी कोड ऑफ कंडक्ट आते हैं, क्या क्या होने चाहिए ये आप पढ़ सकते हो, बहुत आसान है। ऑडिट कमेटी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार कि ऑडिट कमेटी जो है उसमें क्या होना चाहिए, 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, टू थर्ड ऑफ मेंबर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, सभी मेंबर के पास फाइनेंशियली लिटरेट होने चाहिए, और एटलीस्ट 1 मेंबर है जो वो अकाउंटिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ रिलेट करता होना चाहिए। थोड़ा सा और पॉइंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा, वो क्या है, सब्सिडरी कंपनी में भी वही चीज़ें कही गई हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कि सब्सिडरी कंपनी में 49 क्लोज कहता है कि 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रख लो, वो तो सब में आता है, वो आपको क्लियर हो गया। ऑडिट कमेटी इसमें तैयार की जाए अकॉर्डिंग टू द जो मैंने गाइडलाइंस ऊपर बताई हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और द मैनेजमेंट शुड प्रेजेंट द बोर्ड ऑफ लिस्टेड होल्डिंग कंपनी अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस एंड अरेंजमेंट एंटर इनटू बाय अनलिस्टेड सब्सिडरी कंपनी। अगर कोई सब्सिडरी कंपनी अनलिस्टेड है तो मैनेजमेंट और बोर्ड क्या करता होना चाहिए, मतलब एक तरीके से मैं कह दूं तो सभी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस को डील करता दिखना चाहिए। यानी अनलिस्टेड जो सब्सिडरी कंपनीज़ हैं उन्होंने ध्यान रखना है कि कोई भी अगर लिस्टिंग होल्डिंग कंपनी उनके अंदर है, यानी जिनके अंदर वो हैं अनलिस्टेड सब्सिडरी कंपनी जो लिस्टेड होल्डिंग कंपनी के अंदर है, वो सभी सिग्निफिकेंट मैटर्स को ध्यान से डील करते होने चाहिए और उनकी स्टेटमेंट को तैयार करते होकर मतलब करके होल्डिंग कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी टाइमली उनको देते होने चाहिए, ठीक है। फिर आता है कॉर्पोरेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट क्या है। कॉर्पोरेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट टाइमली प्रिपेयर करो, ये तो आपको पता है। इसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके बारे में लिखा है, कोई इतना प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, आप अच्छे से पढ़िएगा, आप देख सकते हो। वैसे सिंपल से 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जितना भी आप कह लो डिटेल कंप्लायंस रिपोर्ट, यानी रिपोर्ट में जो भी मेन चीज़ें हैं उसके बारे में लिखा होना चाहिए। यानी जो चीज़ें आपने बिज़नेस में चेंजेस करी, जो कंप्लायंस रिपोर्ट में डील करा, यानी जो पूरे साल में आपने रिपोर्ट में एक तरीके से लिखने की मतलब लिखना ज़रूरी मानते हो, वो सारी चीज़ें लिखनी है, डिस्क्लोज़ करनी है। और इसके अलावा जितनी भी नॉन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें भी मेंशन किया होना चाहिए, हाईलाइटेड किया होना चाहिए, ठीक है। अब आपके सामने बहुत आसान सा टॉपिक है, दैट इज़ कॉर्पोरेट फेलियर। इसका एक अलग से क्वेश्चन क्या है कि इज़ द ओनली रीज़न ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज़ द ओनली रीज़न ऑफ कॉर्पोरेट फेलियर इज़ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो आंसर इज़ नो, आंसर इज़ नो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अकेला कॉज नहीं हो सकता कॉर्पोरेट फेलियर का। आपने नो लिखने के बाद ये सारे पॉइंट्स बता देने हैं नीचे कि इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, इकोनॉमिक में मतलब इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई मिसमैनेजमेंट हो जाता है, कोई टेक्निकल, आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो इन चीज़ों को, तो बहुत बेसिक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोई इतना प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है इसमें, बहुत बेसिक। सबसे आसान जो टॉपिक है ना वो यही है, रीजंस को बताना। और कुछ जने इसलिए प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि यार पता नहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्वेश्चन पूछ लिया, इज़ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस ओनली द कॉज, तो आंसर मैंने पहले बता दिया, नो आएगा उसका, और उसके बाद आपने उसके ये रीजंस दे देने हैं,
तो रीज़न्स आपके सामने मैंने बता दिए, ये लिखे हुए हैं, बहुत आसान है। इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, टेक्नोलॉजी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, मिस मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट में कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा, वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम है, डे टू डे नीड्स अगर पूरी नहीं हो रही तो बिजनेस ऑटोमेटिकली फेल के ऊपर जाएगा। इसके अलावा कोई अगर फ्रॉड हो रहा है बिजनेस के अंदर, टाइम टू टाइम आपने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, तो ऑटोमेटिकली एक दिन ऐसा आएगा जब आपका कॉर्पोरेट फेल हो जाएगा। और जब बोर्ड अच्छे से काम नहीं कर रहा, या फिर नॉन इंडिपेंडेंट बोर्ड या ऑडिट कमेटी के मेंबर, जैसे कि कोई भी कह लो, ऐसे मेंबर्स आपके बिजनेस में आ चुके हैं जिन्होंने डील कभी नहीं किया पर वो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस आप कह सकते हो कोई चीज़ अच्छे से नहीं की जा रही, तो ये भी एक कारण बन सकता है, या फिर रेगुलेटर की इग्नोरेंस कह लो। ये बहुत से बेसिक पॉइंट है जो आपको मैंने बता दिए और दिखा दिए, ठीक है। अब आपका जो टॉपिक है वो है SOX यानी सार्बन्स-ऑक्सले एक्ट। सार्बन्स-ऑक्सले एक्ट, इसे भी करने की ज़रूरत नहीं है, 2 मिनट वेट करिएगा, मैं बताता हूँ। OECD जो ऊपर मैंने एक और एक्ट छोड़ा है, साथ में स्मिथ रिपोर्ट और ये जो एक्ट है, तीनों चीज़ों को रुक जाइए अभी, ठीक है। अब आपके सामने आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनरॉन स्कैंडल यानी एनरॉन स्कैम और सत्यम स्कैम। ये 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें लास्ट रह गई इस चीज़ में, मतलब जो लास्ट है मैराथन का पार्ट, ये 2 आपके क्या है, स्कैम है, जिनको मैंने बस अच्छे से डिफ़ाइन करने की कोशिश करी है कि अगर आप मैराथन पढ़ रहे हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या पढ़नी है, एनरॉन स्कैंडल हुआ कैसे था, हुआ कैसे मीन्स इसमें मतलब क्या था सबसे पहले, और इसके कॉजेज़ क्या है होने के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके सामने लिखा हुआ है कि एनरॉन कॉरपोरेशन वॉज एन अमेरिकन एनर्जी कमोडिटी एंड सर्विस कंपनी थी एक, ठीक है, जिसे फाउंड किया गया था 1985 के अंदर एज अ मर्जर ऑफ हाउस्टन नेचुरल गैस और इंटर नॉर्थ बोथ रिलेटिवली स्मॉल रीजनल कंपनीज थी। इसके अलावा इसमें बहुत सारे आपको पॉइंट्स और मिल जाएंगे, बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके कॉजेज़ क्या क्या है। तो कॉजेज़ के अंदर आपके सामने नीचे मैंने लिख दिया कि कारण क्या हुए थे इसके स्कैम के या इसके डाउनफॉल के। तो डाउनफॉल के कारण क्या थे, ऑल्दो अदर ट्रेडिंग कंपनी यूज टू कन्वेंशनल एजेंट मॉडल फॉर द रिपोर्टिंग रेवेन्यू, ठीक है, एनरॉन इंस्टेड सिलेक्टेड टू रिपोर्ट द एंटायर वैल्यू। जहाँ पे बाकी कंपनी सिर्फ एजेंट मॉडल के साथ डील कर रही थी रिपोर्टिंग रेवेन्यू के रिगार्डिंग, वहाँ पे ये सभी वैल्यूज़ को ले रहा था एज अ रेवेन्यू। तो वो बहुत बड़ी बात है, अगर आपने अकाउंटिंग का कंसेप्ट पढ़ा है तो आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का AS 9 समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग रेवेन्यू के अंदर आप सिर्फ उन चीज़ों को रिपोर्ट कर सकते हो जो कहा गया है, तो आप हर चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए एनरॉन ने इस चीज़ का करा तो उसका डाउनफॉल हो गया। बिटवीन 1996 टू 2000 एनरॉन रेवेन्यू इंक्रीज बाय मोर देन 750% इंक्रीज हुआ था, जो कि राइजिंग फ्रॉम 13.3 बिलियन इन 1996 एंड 100.8 बिलियन इन 2000, ठीक है, जिसके कारण 65% पर ईयर उन्होंने क्या करा, एक्सटेंसिव एक्सपेंशन इंक्रीज करते हुए देखा अपनी इंडस्ट्री के अंदर। और कहीं ना कहीं यही एक बाद में कारण बना उसके डाउनफॉल का भी। कैसे, उन्होंने कहा जिसके अंदर आप कह सकते हो कि उन्होंने आगे जाके मतलब इतनी बड़ी राइजिंग होने के बाद उस चीज़ को अच्छे से संभाला नहीं, और कहीं ना कहीं बिज़नेस में राइजिंग को भी जब देखा जा रहा हो कि बहुत अच्छे से बढ़ रहा है बिज़नेस और उसे संभाला ना जाए तो बिज़नेस क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो डाउनफॉल में ये भी एक कारण बन गया था, ठीक है। और एनरॉन बिकम द फर्स्ट नॉन फाइनेंशियल कंपनी, नॉन फाइनेंशियल कंपनी तो बन गई थी, मतलब ये जो टर्म ये देखो कॉजेज़ आप कह सकते हो इसे, कुछ कुछ कॉजेज़ है बीच में, मैं पहले क्लियर कर दूं, कुछ कुछ कॉजेज़ हैं, कुछ कुछ मेन पॉइंट है, मैंने हर कोई कॉजेज़ को बीच में नहीं रखा और बताने की यही कोशिश करी है कि एनरॉन स्कैम है क्या था और एनरॉन कैसे डील कर रहा था, एनरॉन में क्या क्या हो रहा था। तो एनरॉन क्या थी, एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी बन चुकी थी सबसे पहली, जिसने अकाउंट्स फॉर कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करने का सबसे पहला सिस्टम क्रिएट करा था। और मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग रिक्वायर दैट वंस अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड, इनकम इज एस्टिमेटेड एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लो, ऑफन द विएबिलिटी ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलेटेड कॉस्ट
वर डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट। तो एनरॉन ने इन सब चीज़ों को मान तो लिया था, मतलब मार्केट टू मार्केट कंसेप्ट उन्होंने ले तो लिया था, जिसकी वजह से उनको प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर अपनी मार्केट वैल्यू को देखना था, मतलब अपनी कॉस्ट को देखना था, फ्यूचर कैश फ्लो को देखना था, लेकिन जो कि बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं कारण बन गया उनके डाउनफॉल का भी। ठीक है, अब नीचे भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि जैसे कि नोटेबल एग्जांपल्स ऑफ स्पेशल पर्पस एंटिटीज दैट एनरॉन एम्प्लॉयड वर JEDI, शेवो और वाइट विंग एंड LGM। कहीं ना कहीं उन्होंने एनरॉन ने इन सभी चीज़ों को एम्प्लॉयड करवा लिया था अपने बिजनेस के अंदर, तो ये भी एक कारण बन गया। एनरॉन ने क्या करा था, ऑडिटर फर्म जितनी भी थी अपनी, वाज एक्यूज्ड ऑफ अप्लाइंग रेकलेस स्टैंडर्ड इन ऑडिट बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ओवर द सिग्निफिकेंट कंसल्टिंग फीस जनरेटेड बाय एनरॉन। तो एनरॉन में ऑडिट कमेटी के बीच में भी कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, जिसकी वजह से ऑडिटिंग अच्छे से नहीं हो पाई। तो जो इंटरेस्ट थे वो क्या होने लगे थे, कहीं ना कहीं लोगों के जो इंटरेस्ट थे, जो बाकियों के इंटरेस्ट थे, वो हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, और एनरॉन का भी ये क्या हुआ, स्कैम का, यानी एनरॉन के डाउनफॉल का क्या बना, एक बड़ा कारण बना। ड्यूरिंग 2000 ऑर्थर एंडरसन अर्नड 25 मिलियन इन ऑडिट फीस एंड 27 मिलियन इन कंसल्टेंसी फीस। उनको कंसल्टेंसी फीस में इतना मिल तो गया, लेकिन इन कंसल्टेंसी फीस की वजह से जो इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट हुआ वो डाउनफॉल का कारण बना। ठीक है, अब लास्ट में क्या हुआ कि जो भी एनरॉन के शेयर होल्डर्स थे, डाउनफॉल की वजह से 74 बिलियन का लॉस्ट कर बैठे पिछले 4 सालों के अंदर, जबकि क्या हुआ, कंपनी भी बैंकरप्ट मानी गई, एज एनरॉन हैड नियरली $67 बिलियन दैट इज ऑड टू हिज क्रेडिटर, एम्प्लॉयज़ एंड शेयर होल्डर रिसीव्ड लिमिटेड। मैंने कोई डिटेल कंसेप्ट नहीं बताया, पहले बता दूं, अगर आपने स्कैम समझना है तो वो डिटेल में आपको मेरी मतलब जो नोट्स हैं वो आप देखने पड़ेंगे। अदरवाइज़ ये कॉजेज़ हैं, कॉजेज़ आपको ध्यान में रखने हैं पेपर के लिए। इसके अलावा कुछ मेन पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं पेपर के लिए, ये मैंने मैराथन में कवर करा है। तो इसलिए आपको ध्यान क्या रखना है कि एनरॉन का क्या क्या कंसेप्ट था, क्या क्या उनको लॉस हुआ था, क्या क्या उनकी फाइनेंशियल फैसिलिटी थी, क्या क्या उनकी फाइनेंशियल पोजीशन थी, ये मैंने डिफाइन करा है। क्लियर? चलिए, लास्ट आपका टॉपिक है सत्यम स्कैम। वैसे तो आप सबको पता है सत्यम स्कैम है क्या था, कईयों को नहीं भी पता तो ये एरो पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ ओवरव्यू। तो ओवरव्यू में क्या था, स्कैंडलस मॉर्निंग ऑफ द इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी ऑन 7 जून 2019 व्हेन द न्यूज़ केम इन द मार्केट ऑफ सत्यम स्कैंडल। कब आई थी वो आपको बता दिया। द फाउंडर मेंबर क्या थे, रामालिंगल राजू कन्फेंसेस अबाउट मैनुपुलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। उसने मैनुपुलेट किया था, कन्फेस किया उस चीज़ को कि मैंने मैनुपुलेट करा है। द रेवेन्यू मेड बाय द कंपनी वाज ओवरस्टेटेड। उसमें यह बताया गया कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो ओवरस्टेट किया गया है। जिनकी फिगर आपको पढ़नी है तो ये पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, 3rd नंबर, उसकी सारी फिगर्स आपको दे दी गई हैं, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माइतास इज़ अ रिवर्स नेम ऑफ सत्यम। सत्यम का माइतास दूसरा नाम बन गया। ठीक है, अगर आप इसका रिवर्स कर रहे हो तो इसका वही नाम बनता है। इज़ अ कंपनी ओन्ड बाय राजू सन्स। उन्होंने रिवर्स कर दिया अपना नाम, और जो कंपनी थी उसके राजू सन्स ने क्या कर ली, ओन्ड कर ली थी, जिसके वजह से क्या हुआ, मतलब हम कह सकते हैं सत्यम ने प्लान करा था ये कि वो माइतस को, यानी मैथियस जो उसकी दूसरी कंपनी है जो राजू सन्स ने खरीदी है, वो बाय कर लेगा टू फिल द गैप ऑफ बैलेंस शीट फ्लोटेड बिटवीन 2 अदर कंपनीज फॉर हिज ऑन पर्पस। उसने ये सोचा था कि वो अपनी जो दूसरी कंपनी है राजू सन्स से क्या कर लेगा, खरीद के अपनी बैलेंस शीट फिगर्स को मैच करवा देगा। यही कारण बना उसका स्कैम नज़र आ गया। यानी एक तरीके से वो ये जो स्कैम करने की कोशिश में था, वो क्या हुआ, उसने विदाउट टेकिंग परमिशन लिया हुआ था, मतलब शेयर होल्डर से नहीं पूछा था, जिसकी वजह से ये क्या बन गया, एक बहुत बड़ा स्कैम बन गया। और जिसकी वजह से जब वो अपने शेयर होल्डर्स को पे नहीं कर पाया, मनी को ट्रांसफ़र नहीं कर पाया, वो सारे के सारे, मतलब उन्होंने कहा फेल टू रीपे द लोन, लोन को रीपे नहीं कर पाया, ट्रांसफ़र को मनी ट्रांसफ़र नहीं कर पाया, और जो भी फंड्स थे वो मैथियस को दे दिए गए। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको एक चीज़ क्लियर हो गई है कि ये सारी चीज़ों को घुमा के सत्यम का स्कैम यही बताने की कोशिश में है कि जो रामालिंगा राजू था, ठीक है, उसने क्या करा था, रेवेन्यू के अंदर अपनी
मिस हैपनिंग करी थी, मैनिपुलेटिंग करी थी, जिसकी वजह से उन्होंने क्या करा, शेयर होल्डर से बिना पूछे मैथ्यूज़ को ख़रीदने की कोशिश करी, लोन लिया हुआ था और रीपे नहीं कर पाए, जिसकी वजह से सारी अर्निंग मैथ्यूज़ को चली गई, जो कि राजू सन्स ने खरीदी थी, और राजू सन्स भी उसके रिलेटेड ही क्या थी, दैट इज़ मेंबर बने हुए थे। तो सेम ऐसी डीलिंग करना जिसमें सेम कंपनी है आपकी, उसके ही मेंबर डील कर रहे हैं, उसके अंदर ही आप शेयर होल्डर्स के बिना वो डील कर रहे हो जिसमें बिना परमिशन के काम कर रहा है और बिना परमिशन के बैलेंस शीट को चेंज किया जा रहा हो, तो वहाँ पे वो चीज़ स्कैम मानी जाती है। तो अगर आपने डिटेल में पढ़ना है तो वो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप पढ़ सकते हो मेरे नोट्स के अंदर, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट ओवरव्यू है जो आपको पॉइंट्स में लिखना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। तो यही था जिसके रिज़ल्ट आपके सामने है, क्या हुआ था, दैट इज़ ऑल अबाउट मैराथन। लेकिन अब कुछ 2-3 मेन चीज़ें जो मैंने ऊपर छोड़ी थी वो मैं कैसे बता रहा हूँ, वो है पढ़ने वाली, ठीक है। तो उसको मैं बस बता देता हूँ कि ये देखिए टाइटल के नाम हैं, पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें ऊपर बताई गई हैं, तो इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा। तो ये तो क्लियर कर दिया मैंने, लेकिन जो मेन 2 चीज़ें ऊपर करी थी, दैट इज़ स्मिथ रिपोर्ट और OECD प्रिंसिपल्स, इन्हें कैसे करना है। तो भाई करने की ज़रूरत कैसे है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं तो ये देखो, आपने मॉनिटर देखा, मतलब क्या क्या पॉइंट्स देखे, एटलीस्ट 3 मेंबर इन ऑडिट कमेटी, एटलीस्ट 3 मीटिंग इन अ गिवन पीरियड, 1 मेंबर इन फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज। व्हाट इज़ दिस? इट इज़ जस्ट अबाउट अ रीडिंग कंसेप्ट। और व्हाट इज़ अ रीडिंग कंसेप्ट अबाउट दैट? आपने सिंपल सी क्या करनी है, चीज़ों को लर्न करना है। लर्न कैसे करना है, किस में कितने मेंबर चाहिए, ठीक है, स्मिथ रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें कही गई थी, आपने अगर पढ़ा हो तो ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने ऊपर बताया था होना चाहिए। सिंपल सी अगर एक टेक्निक लगाओ ना तो वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो आपने ऊपर पढ़ी है। तो स्मिथ रिपोर्ट आपकी वही है। अब आते हैं OECD के ऊपर। तो OECD क्या कहता है, OECD भी आप देख लो यहाँ पे, ये देखो OECD क्या कहता है, देखो यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग एंड मार्केट मैनिपुलेशन शुड बी प्रोहिबिटेड, ये प्रोहिबिटेड होनी चाहिए, ये आप सबको पता है। स्टॉक मार्केट फेयर होनी चाहिए, राइट। उसके अलावा राइट एंड शेयर होल्डर्स अच्छे से डिस्क्राइब किए गए होने चाहिए, अच्छे से डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और फॉर्मल एंड एथिकल नॉमिनेशन। व्हाट इज़ दिस? एक बार मैंने पढ़ा, आपको मेरे ख्याल से माइंड में आ भी गया होगा, ये बेसिक सी चीज़ें। तो बस इन चीज़ों को लास्ट तक रख लो और एक ही पॉइंट बता दो, यानी एक तरीके से मैं कह रहा हूँ कि एक डिफरेंट रख लो, मतलब कुछ 5 पॉइंट आप सभी क्वेश्चन के पढ़ लो, ठीक है। और सिमिलैरिटी अब हर चीज़ों में देखोगे, बस उसे थोड़ा सा अपनी तरीके से मोल्ड कर देना, या फिर आप कह लो हर चीज़ के क्वेश्चन तो आने नहीं वाले, ये तो मैं कह नहीं रहा, स्मिथ और OECD दोनों आ जाएंगे, दोनों में से अगर एक भी आया तो सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में कुछ ना कुछ, कि अगर आप ये कह दोगे कि इनसाइडर ट्रेडिंग को आपने नहीं करना, वो प्रोहिबिटेड कही गई है, तो स्मिथ रिपोर्ट में कुछ गलत नहीं होने वाला। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को अच्छे से कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, ये बस आपको ध्यान से पढ़ना है और कुछ नहीं, ठीक है। सो चलिएगा, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे और मैराथन दोस्तों, और बाकी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं कि ये जो चीज़ें हैं आपके सामने, ये नीचे आपको डिटेल में कंसेप्ट बताए हुए हैं, ये आपको नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। आज का ये जो मैराथन है, पेपर के पहले, आपके एग्ज़ाम के पहले आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। कोई प्रॉब्लम है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। बस आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।